दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन है आपके, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, सही नहीं है। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, सही है। वैकल्पिक और शून्य दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है, सही नहीं है। और वैकल्पिक और शून्य दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, तो वो भी सही नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों परिकल्पना या हाइपोथेसिस के परीक्षण के संदर्भ में सही ये है कि ये केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है अप्रामाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी या प्रतिरोधात्मक। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षक और छात्र का संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है। तो जहां शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषण करता है कि बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाएं, वहीं बालक इस अर्थ में संप्रेषण में प्रतिभाग करता है कि विषय वस्तु की समझ आसानी से हो जाए। और उपयोगितावाद का सिद्धांत यही है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में संचार एक माध्यम है जिससे कि शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक मूल्यांकन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्षमता में सुधार के लिए कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। तो सही उत्तर है क्रियात्मक शोध। दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए जो क्रियात्मक शोध होता है वो सबसे उपयुक्त शोध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है वो कौन सा शोध कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है नारीवादी शोध। देखिए फेमिनिस्टिक रिसर्च कहलाता है दोस्तों वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, नारीवादी शोध कहा जाता है। और एक एकेडमिक विषय के रूप में देखा जाए तो स्त्री अध्ययन की शुरुआत द्वितीय लहर के नारीवाद के दौरान हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दिया गया है नीचे दो स्तंभ हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है और बी में पद्धति के फोकस की सूची दी गई है और स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। देखिए व्याख्यान पद्धति, दोस्तों व्याख्यान पद्धति जो होती है तो व्याख्यान पद्धति का जो संबंध होता है वो बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना इसका संबंध होता है। ए का तीसरा हो जाएगा। प्रदर्शन विधि ये अनुभव आधारित अधिगम होता है। परियोजना विधि जो होती है दोस्तों ये विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप के साथ जो है निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। सहयोगात्मक विधि जो होती है वो किसी कार्य में प्रतिभाग परकता यानी एक दूसरे की सहभागिता पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी या बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी दशमलव संख्या 25 का बाइनरी या दोहरा जो है इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों इसमें देखिए सही उत्तर हो जाएगा 11101। तो देखिए यहाँ पर 11101 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत या चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। अल्टा विस्टा,
MAC, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक? तो सही उत्तर है गूगल टॉक। दोस्तों गूगल टॉक अथवा टॉक गूगल चैट के लिए डेस्कटॉप आधारित इंस्टेंट मैसेंजर है। ये अक्षर और ऑडियो को संप्रेषित करता है और 2005 में इसका विकास हुआ था। इस सेवा का उपयोग करके इंटरनेट उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपस में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 2017, डेट याद रखिए, 2017 में दोस्तों गूगल द्वारा गूगल टॉक को बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनेक्स, ओपन ऑफिस या अपाचे HTTP सर्वर। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक वेब ब्राउज़र है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। ये 1995 में जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन रात जिस कारण होते हैं वो कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिन रात किस कारण से होते हैं? ऑप्शन है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या चंद्रमा का परिक्रमण। तो सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन या रोटेशन जो होता है वो भू परिभ्रमण कहलाता है और भू परिभ्रमण के कारण ही दोस्तों दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये माध्य वेग है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है और ये गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके देखिए केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या हरियाणा। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों देखिए तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना क्या है? तो इसके तहत जो शिक्षण सामग्री है उसका ऑडियो वीडियो माध्यम से शिक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। माना और नीति ये दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आपको बताना है। तो देखिए रियो 20 घोषणा पत्र जो था दोस्तों इसका सम्मेलन जो है रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के बाद किया गया था और 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। तो सही उत्तर है द फ्यूचर वी वांट रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कौन सी घटना है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, इसको ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ऑप्शन है 0.02%, 0.03%, 0.04% और 0.05%। तो सही उत्तर है 0.03%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता जो है वो 0.03% है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है जैव ईंधन
पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सही नहीं है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है। जैव ईंधन के संबंध में जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो दोस्तों देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया था और ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था और भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। तो सही उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का प्रवृत्त करने वाला अधिनियम माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था? तो ये था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ये 1973 का मुकदमा है दोस्तों। इस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में भी किया गया था। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये डेट कर दिया गया था 31 मार्च 2021। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रण में होता है किसके? तो सही उत्तर है लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर के सीधे निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है और उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर, संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है और अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो सही उत्तर है वह ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा थी। दोस्तों वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, देखिए नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों नव बौद्धवाद के प्रतिपादक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नव बौद्धवाद के अंतर्गत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए उन्होंने नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की। हीनयान, महायान और नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। आपको बताना है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर है डेविड लॉयड जॉर्ज। देखिए डेविड लॉयड जॉर्ज जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी और ये अधिनियम जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? आपको बताना है हरिजन सेवक संघ इसका पूर्व नाम क्या था?
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। दोस्तों महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो सही उत्तर है दोस्तों इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन जो कि इरविन के जीवनीकार थे, जो दोस्तों लॉर्ड इरविन जो था, इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने क्या कहा था कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार या कंसोलेशन प्राइज और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 15 मार्च को। 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो सही उत्तर है ट्राइसेम ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक नाम है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में संपन्न हुए थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 15 से 29 अप्रैल 2021 के बीच जो पंचायत चुनाव हुए थे वो 4 चरणों में संपन्न कराए गए थे। तो सही उत्तर है 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में कराए गए थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? तो ये है दोस्तों अमेरिकी नौसेना के द्वारा। अमेरिका की नौसेना के द्वारा अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया है। और दोस्तों ये परीक्षण जो किया गया था ये अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन फिन के द्वारा दागी गई मिसाइल से सफलतापूर्वक किया गया है। तो सही उत्तर है अमेरिका की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सही इनको अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।